बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ये आप देख रहे थे कुछ मनाज़र इस्लामाबाद पार्लियामेंट लॉजेस के, जहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई है, नक्स अमन की सिचुएशन बन गई है। डेवलपमेंट्स तो आज भी बहुत सारी हैं जो आपको बतानी है। कल जब मैं आपसे मुखातिब था इसी टाइम पर, तो जितनी भी उस वक्त की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी उनको देखकर ये लग रहा था कि देयर इज़ अ चांस कि तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाए। लेकिन एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, 24 घंटे में आज की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उससे अगर ऐसी ही सिचुएशन रहती है जैसे कि अभी रात 10:05 पे मैं आपसे मुखातिब हूं और इसी तरह से सिचुएशन रहती है, तो ये तहरीक अदम एतमाद लगता है कि इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी बल्कि नाकाम हो जाएगी। सबसे पहली जो उसकी रीजन है मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो मनाजर आप देख रहे हैं वहां पे, अच्छा, इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ये बंद तो गई है, लेकिन अब इसके कुछ नताइज भी तो निकलेंगे ना, कुछ गिरफ्तारियां भी तो होंगी ना। गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये अंसारुल इस्लाम का यहाँ पर क्या काम था, क्या जरूरत थी अंसारुल इस्लाम को वहां पर लाने की। मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि जी हमने सिक्योरिटी को बुलवाया ताकि ये हमारे मेंबरान को अगवा ना कर लें तहरीक अदम एतमाद वाले दिन। तो जी सिक्योरिटी जिसने तहफ़्फ़ुज़ देना था वो सिक्योरिटी को रियासती सिक्योरिटी उठा लिया। भाई कभी ऐसे भी होता है रियासत की सिक्योरिटी के मुकाबले में अपनी सिक्योरिटी सामने ले आए, मतलब कि पार्लियामेंट की अपनी एक सिक्योरिटी है, पार्लियामेंट की अपनी एक फोर्स है, उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस है, बाकी तमाम मामलात हैं। आपने अपने वर्दी वाले बंदे वहां पर बुलवा कर बिठा लिए हैं और उससे नक्शे अमन पैदा अगर होगा तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि अगर आप वाकई में आपके पास होते ना 172 बंदे तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान को वजीर आजम की नशिस्त से उतारने के लिए, तो कभी आपने तो फड्डा करना ही नहीं था। यू फोकस ऑन योर गोल। आप 172 लोग लेकर पार्लियामेंट में पहुंचते, अपने वोट गिनवाते, आप फोकस करते हैं अपने गोल पे। आप हर तरह के फड्डे को, हर तरह के पंगे को, हर तरह की नक्शे अमन की सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपको हो कि यार ये 172 पूरे नहीं होने, तो अपनी इज्जत बचानी है, फेस सेविंग करनी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिचुएशन देख के मुझे लग रहा है कि ऑपोजिशन अब फेस सेविंग करिए। नहीं तो जिस बंदे ने पार्लियामेंट में जाके वहां पर उस दिन वोट कास्ट करना है तहरीक अदम एतमाद के हक में, वो खुद चंद दिन पहले खड़ा होकर कहे कि मैं गिरफ्तारी देने आया हूं। ये तारीख गवाह है। इस तरह की तहरीकें जब होती है ना जी, पार्लियामेंटेरियंस, एमएनएज, एमपीएस बच बचा के किसी तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पे पहुंचते हैं, गिरफ्तारी को अवॉइड करते हैं। मौलाना फजल रहमान खुद वहां पर पहुंचकर कह रहे हैं मैं गिरफ्तारी देना। इफ यू गेट अरेस्टेड नाउ एंड यूर इन बिहाइंड द बार्स फॉर द नेक्स्ट 15-20 days, हु इज गोइंग टू कास्ट द वोट? आपका वोट जाया हो जाएगा ना। आप तैयार है अपना वोट जाया करवाने के लिए? आप फेस सेविंग कर रहे हैं, आपको अब पता लग गया। हालांकि कल मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा था आपको मैं सुनवाता हूं। वो कह रहे थे कि हमारे पास 172 से ऊपर वोट्स हैं, और खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी के कह रहे थे 179 के करीब हमारे पास वोट्स हैं। लेकिन आज की सिचुएशन बदल गई है। मैं आपको फिर बता रहा हूं सिचुएशन बदल गई है, और वो क्यों बदल गई है उसके रीजंस है मेरे पास, मैं दूंगा। और पहले ये दिखा दें क्या कह रहे थे मौलाना फजल, और खुर्शीद शाह क्या कह रहे थे कि 179 का फिगर हमारे पास है, ये भी सुनो। बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस हैं, हमारे पास नंबर तकरीबन 179 से भी ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। मैं अलाइज को नहीं करता उस पर काउंट। तो ये अगर आपके पास 172 वोट हैं, अगर आपके पास 179 वोट्स हैं, तो आप इस तरह से नक्शे अमन की सिचुएशन खुद से पैदा नहीं करते हैं। आप वर्दी वाले अपने गार्ड्स को बुलवाकर ये नहीं कहते हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी संभाल लो, जिसकी वजह से रियासती रिट चैलेंज हो जाए और फिर रियासत को एक्टिव होना पड़ जाए और वहां पर पुलिस आ जाए और फिर आप धक्कम पेल करें और पुलिस वैन से चाबियां निकालने की कोशिश करें। अब हो सकता है वहां पर पुलिस की तरफ से भी कोई एग्रेशन दिखाया गया हो, बल्कि दिखाया गया होगा, 100% दिखाया गया होगा। लेकिन आपको आपकी अक्लमंदी का तकाजा ये था कि अगर आपके पास 172 वोट थे और आप वाकई वजीर आजम को वजीर आजम रहने से रोक सकते थे, तो यू शुड नॉट हैव क्रिएटेड दिस सिचुएशन। नाउ यू नो दैट 172 नहीं है, तो आज आप क्या कह रहे हैं? आप खुद जाके कह रहे हैं मेरा वोट है, जाया हो जाए बेशक, लेकिन मैं गिरफ्तारी देने आया हूं। सुनिए मौलाना ने क्या कहा। हमें ये इत्तलात थी जो आज के वाक़े से उसकी तस्दीक हो रही है कि हमारे एमएनएस को अगवा किया जाएगा, इस्लामाबाद पुलिस के जरिए अगवा किया जाएगा, जिसके लिए हमारे रज़ाकाराना तौर पर यहाँ पहुँचे, पुरअमन पहुँचे हैं, कोई असलहा नहीं। मैं अपने दोस्तों के हमरा गिरफ्तारी पेश करूंगा और पूरे मुल्क को कहना चाहता हूं, तमाम कारकुनों को कहना चाहता हूं, हर पार्टी के वर्कर को कहना चाहता हूं कि वो
पहुंच सके तो इस्लामाबाद पहुंचे, वरना अपने अपने शहरों में रोड बंद कर दें। तो ना सिर्फ अपनी गिरफ्तारी पेश करना चाह रहे हैं बल्कि अपने दोस्तों को भी कह रहे हैं और यकीनन कुछ दोस्त MNAs भी होंगे जिनको कह रहे हैं गिरफ्तारी दें। चीज़ें और बहुत सारी हैं, लेकिन सलीम बुखारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, 1 to 1 हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। सवाल आपसे यही है, हाउ वुड यू इवैल्यूएट द सिचुएशन? पिछले 24 घंटों की जो डेवलपमेंट्स हैं, तरीन ग्रुप में तकसीम हो गई है, खुर्रम लगारी इमरान खान साहब से मिल गए हैं, आसिफ नकवी साहब जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले, फिर अलीम तरीन ग्रुप जो अभी तक हम इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे थे उसमें भी तकसीम हो गई है। और अलीम खान साहब के जो तर्जुमान है खालिद महमूद साहब, उन्होंने कहा है कि अलीम खान ने तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार नहीं किया। कुल मिला के वो 65 MPs क्लेम कर रहे थे पंजाब में। अगर अब अलीम ग्रुप अलहदा होता है, और उन्होंने ये भी कहा है जो तरीन ग्रुप ने ऐलान किया है कि जी प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला जाएगा, हम बॉयकॉट करते हैं और माइनस बुजदार बात होगी, हम इसका हिस्सा नहीं है। तो अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप अलहदा हो गया है। फिर ये वाली जो डेवलपमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे सिचुएशन, मौलाना फजलुर रहमान खुद कह रहे हैं कि हम गिरफ्तारी देंगे। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 6 MPs जिसमें जो सिटिंग MPs हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं आज जाके लाहौर में। तो आपको लग रहा है सिचुएशन बदल गई है? बहुत शुक्रिया आपका। वैसे पहली दफ़ा मैंने बहुत प्रोग्राम किए आपके साथ, लेकिन पहली दफ़ा आपके इंट्रो के शौक से मैं अभी बाहर नहीं निकला हूँ। थोड़ी सी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से वजाहत देने की। आपको पहली बात तो यह कि मौलाना फजलुर रहमान ना MNA है, ना उनका वोट ज़ाया होगा। और दूसरी तरफ ये कि अगर 172 अपोजिशन के पास नहीं थे, उन्होंने हंगामा किया है, तो फिर वो अवॉइड कर लेना चाहिए था। हुकूमत के पास तो 179 थे ना, वो भी तो इसी तरह से दावा कर रहे थे कि हमारे पास हैं। तो इस सिचुएशन को बिगाड़ने की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, इसलिए कि तरीक़ाकार होता है पार्लियामेंट लॉजिस का अंदर दाखिल होने का भी, जिसकी वायलेशन अगर JUI ने की या मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने की, तो स्पीकर की इजाज़त के बगैर वहाँ कोई दाखिल हो नहीं सकता है। क्या स्पीकर ने इसका बाकायदा ऑर्डर दिया था? क्या घर में घुसने का वारंट उनके पास था? ये सारी वो रियलिटीज़ हैं जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुलिस अगर ऑपरेशन करेगी, कमरों के अंदर घुस के, रेजिस्टेंस आएगी, ये एक नेचुरल बात है। तो पहल इस सूरत हाल को ख़राब करने की और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की मेरी तमाम तर विजडम के मुताबिक हुकूमत की है। हुकूमत ने पहल की है, इससे पहले धमकियां दी हैं बाकायदा। ये बात कल बता दी थी मौलाना फजलुर रहमान ने कि हमारे MNAs को उठाया जाएगा। अगर वही कुछ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपसे कि सूरत हाल को ख़राब करने का अगर आप ये इंसिस्ट करेंगे कि अपोजिशन ने किया है, तो उतनी ही जिम्मेदार हुकूमत भी है। क्योंकि इमरान खान साहब के उस लहजे, उस लफ्ज़ों के चुनाव, उस धमकियों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो फिर आपको आज का ये सारा अमल जो है वो समझ में आ जाता है। मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक ज़रूर होना पड़ेगा। वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। एंड आई वेरी हम्बली रिक्वेस्ट इत्शाम, आपकी बहुत इज्जत है, आपको बहुत एहतराम की नज़रों से देखा जाता है। आप एक एंकर के तौर पे, एक एनालिस्ट के तौर पर आपकी राय का बड़ा वज़न है। आप अगर टोटली बायस्ड व्यू देंगे तो मेरे जैसा आदमी जो आपकी दिल से बहुत इज्जत करता है, उसको भी ये कहना पड़ा जो कुछ मैंने कहा है, जिसके लिए मैं बहुत माज़रत खा हूँ। अच्छा, नहीं, मैं सबसे पहले अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ। मेरे वाकई ज़हन से निकल गया था कि मौलाना फजलुर रहमान इस बार अपनी सीट भी हार गए थे, क्योंकि हमने मौलाना फजलुर रहमान को बड़े अरसे से इक़्तिदार में देखा है, तो वो वाकई इस वक्त MNA नहीं है और उनका वोट काउंट नहीं होगा। ये मेरी गलती है। लेकिन बाकी जो कुछ मैंने कहा सलीम बुखारी साहब, उसके ऊपर मैं स्टैंड करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ऑपोजिशन इस वक्त जो है उसको तकरीबन यकीन हो चला है कि हमारी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई है। अगर मौलाना फजलुर रहमान, और इसमें बायसनेस कोई नहीं, आपको पता है मैंने बड़ी दफ़ा प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ पर मैं अगर अपनी बात आप इजाज़त दें, जहां पर इमरान खान साहब के हवाले से कोई तनकीदी जायजा देना होता है, तो आपको पता है मेरा कि मैं एक सेकंड के लिए भी ना घबराता हूं, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं देता हूं। और अगर कल तक मैं इसी टेलीविजन पर, इसी टॉक शो में बोल रहा था कि लग रहा है कि बहुत अनसर्टेनिटी है और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, हो जाएगी, ये कल तक मैं बोल रहा था। लेकिन अगर आज मैं बोल रहा हूं तो आई जेन्युइनली बिलीव दैट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बायस वाली जो बात है वो अगर आप वापस ले लें तो आपकी मेहरबानी है। वैसे आप सीनियर है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक गलती मुझसे हुई है, तो कोई दूसरी बात, मैं तो कोई भी कही हुई बात वापस लेने के लिए तैयार हूं। हकीकत में मैंने जैसा कहा कि वो जो आपके इंट्रो का स्टांस,
वो जो उसका यानी जो तासुर था उससे मुझे निकलने में थोड़ी दिक्कत हुई है। और ये भी मैंने एक दोस्त, एक भाई, एक फेलो जर्नलिस्ट के तौर पे आपसे कही है, अगर आपने इसका बुरा माना है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन अच्छा, नहीं मैंने कोई बुरा नहीं माना बुखारी साहब, आपके ही आर्गूमेंट पर फिर एक बात कहने पे मजबूर हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि उनके पास 172 वोट नहीं है इसलिए उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की है, तो मेरी इस बात का जवाब आपने नहीं दिया कि हुकूमत के पास 179 कैसे हैं। मेरे ख्याल से उनके पास नहीं है इसलिए उन्होंने ये सूरत हाल क्रिएट की है। तो आप इसका तो आपने जवाब दिया ही नहीं। जी मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि मौलाना का अपना वोट ना भी हो बेशक, लेकिन उसके बावजूद वहां पर साद रफीक साहब पहुंचे हैं, उनका तो वोट है ना। और एन मुमकिन है कि साद रफीक को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर वहां पे नक्से अमन पैदा होता है। वहां पे अयाज सादिक साहब पहुंचे हैं, उनका तो वोट करना है, वोट्स लूज करेंगे ना। बिल्कुल ठीक है, आपसे यही एक रास्ता है कि वोट्स लूज करेंगे, वोट ना हो। करेक्ट, एग्जैक्टली, दिस इज द प्लान। अच्छा, आप दूसरी बात ये इन्होंने अरेस्ट होना है, इनको वोट देने से रोकना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं तो आपकी बात को डिनाई कर ही नहीं रहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मैं अब ये कह रहा हूं सबको गिरफ्तार करेंगे, ये वहां पर सिर्फ ये कह रहा हूं कोशिश कि करेंगे कि हुकूमत के पास वोट है ना। आप जरा अंदाजा कीजिए इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर क्या कॉल दे रहा है कि जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा सारे वर्कर वहां आए रोकने के लिए। ये तो हाल है हमारे मुल्क की हुकूमत का। ठीक है, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, देखें मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस दे रहा हूं। हुकूमत जो अभी तो खैर 172 से ज्यादा है हुकूमत के पास, तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है ना। अब तहरीक अदम एतमाद के लिए हुकूमत ने तो कुछ नहीं करना, हुकूमत ने तो पीछे आराम से बैठना है। उन्होंने अपने MNAs को कह दिया कि आपने उस दिन असेंबली नहीं जाना। 172 का फिगर पूरा करना है ऑपोजिशन ने। अब अगर साद रफीक एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पे क्रिएट, मैं ये भी मान लेता हूं आपकी बात कि उन्होंने नहीं क्रिएट की, हुकूमत ने की है, जिम्मेदारी सारी हुकूमत पे आती है। लेकिन क्या यह आपकी सियासी दानिस्त में बात आती है कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहां पे आप अपने वोटर्स को भेज रहे हैं, साद रफीक साहब को, अयाज सादिक साहब को, कि वो गिरफ्तार हो जाए, और गिरफ्तार हो जाए, पर्चा हो जाए, 20 दिन वो 16 MPA में उन्हें अंदर डाल दें जो कि नाकाबिल जमानत है कुछ। तो आप खुद तो मौका दे रहे हैं, आप खुद तो वहां पे पहुंचे हुए। तो इसका मतलब ये है कि अंदर से आप थिड़के हुए, आपको पता है कि शायद आप 172 का फिगर पूरा नहीं कर सकते। और उसकी वजूहात है ना बुखारी साहब, वजूहात ये है कि 6 MPA। जी आप पहले करने दीजिए ना हुक्म। जी मैं अर्ज करूं आपसे, प्लीज, ये नौबत क्यों आई है? कल एक इलेक्शन हुआ था सिंध असेंबली के अंदर, निसार खोड़ो का एज ए सेनेटर, वहां बाइकआउट किया था PTI ने, इसके बावजूद 4 PTI के लोगों ने वहां जाके वोट दिया है। ये है बायस से परेशानी हुकूमत के, वजह से ये आज का मंजरनामा हुआ है। हाँ, लेट अस बी ऑनेस्ट, ये इस वजह से वो हुकूमत परेशान है कि वो 179 कैसे पूरे करेंगे। और ये देख लीजिएगा आप, अगर अल्लाह ना करे कि इस मुल्क में सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की खराब हो, अल्लाह करे कि ये सारा प्रोसेस पीसफुल तौर पे मुकम्मल हो, आप देखिएगा मंजरनामा कहाँ है। मैंने अभी तक ये यकीन से नहीं कहा कि अपोजिशन के पास ये वोट हैं, जितने यकीन से आप कह रहे हैं कि हुकूमत तो जीती जिताई है, उसको तो कोई बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। ये हुकूमत के बॉदर ना करने का हाल है। आप ये देख के ये कह रहे हैं कि हुकूमत बॉदर नहीं कर रही। हैरत है, मुझे बहुत हैरत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बॉदर नहीं कर रही, और मैंने अगर आपने मेरे अल्फाज आपने कहा बिल्कुल हुकूमत को तो फिक्र ही नहीं है, उसके तो 179 पक्के हैं। सर सुन तो 4 ग्रुप बन गए PTI के अंदर, शाम साहब 4 ग्रुप, और आप कह रहे हैं उनके पास 179 वोट्स हैं। हैरत है यार, खुदा के लिए रहम करो यार। सलीम बुखारी साहब, पहली बात तो यह है कि आई टेक इट एज एन ऑनर के सलीम बुखारी, द सलीम बुखारी के साथ मैं नेशनल टेलीविजन पे ऑन एयर मेरा इख्तिलाफ राय हो रहा है। मेरे लिए भी ये बात से बड़े होते हैं कि आप हमारे बड़े प्रोग्राम में मैं आता हूं, मैं इतने देखिए बैरिस्टर, मैं इतने वसूख से ये कह रहा हूं, मेरा जिस दिन प्रोग्राम होता है मैं किसी का प्रोग्राम नहीं करता। आप रिकॉर्ड उठा के देख ले पिछले 6 महीने का, मैं आपको ना नहीं कर सकता, इसलिए आपके प्रोग्राम में बैठा हूं। आपकी मोहब्बत है, आपकी बड़ी मेहरबानी। बुखारी साहब, मैं कैसे नहीं, मेरे लिए भी एजाज की बात है ये आपका प्रोग्राम करना। थैंक यू। मैं कह ये रहा हूं बुखारी साहब, ये नहीं बात है कि हुकूमत बॉदर नहीं कर रही है, मेरी बात जरा सुन लीजिएगा। इट इज नॉट ए गुड सिचुएशन। जी जो दूसरी बात है ना, जिसकी मैं कहता हूं कि चलें लेट्स सपोज दूसरा सिनारियो। अब मैंने वो पॉइंट्स लिखे हैं जिसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। दूसरा पॉइंट बुखारी साहब, अगर 172 का, पहली बात तो मुझे लगता है कि नहीं है, कह नहीं सकते बैरिस्टर, फॉर गॉड सेक 172 का सुन तो लेना सर, प्लीज सुन तो लेना। नो, यू कांट से दैट, यू शुड नॉट से दैट। बात तो सुन लें,
जी 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 देखें, इफ यू कैन से कि 172 का फिगर ऑपोजिशन के पास है तरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए आपकी राय है, तो ये मेरी राय है कि 172 का फिगर ऑपोजिशन के पास फिलहाल नहीं है। मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि ये हो चुका है। मैंने कहा आज जब मैं मुखातिब हूं, मैंने अपने ऑडियंसेस को कहा, बुखारी साहब मैंने अपने ऑडियंसेस को ये कहा, आज जब मैं 10:05 पे आपसे मुखातिब हूं, तब तक की सिचुएशन के मुताबिक ऑपोजिशन के पास 172 का फिगर नहीं है। ये मेरे अल्फाज थे। मैंने तो कल की भी गुंजाइश रखी है, परसों की भी गुंजाइश रखी है। मैं कोई हतमी फैसला नहीं सुना रहा जज के तौर पे कि ये हो चुका। मैं अभी तक की सिचुएशन पे अपनी असेसमेंट दे रहा हूं। दूसरी बात, अगर मिसाल के तौर पे बुखारी साहब 172 का फिगर है भी, बैरिस्टर साहब, पीपल टेक यू सीरियसली, फॉर गॉड सेक व्हाटएवर यू से दे बिलीव इट। ना आपके पास जवाब है ना मेरे पास जवाब है 172 और 179 की बहस में पढ़ने का। ये तो फ्लोर पे साबित होना है, पहले कहां से साबित हो गया ये? हाउ कैन यू से दैट दे हैव 179 वोट्स? I'm just giving an opinion the way you are giving your opinion। लेकिन बहरहाल दूसरा पॉइंट मेरा बुखारी साहब ये है कि ये जो 63(1)(a) का वेपन सामने लेकर आई है गवर्नमेंट इस वक्त, फवाद चौधरी साहब जिस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, असद उमर साहब जिस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं, मैं आपको सुनवाता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूं बड़े मुअद्दब तरीके से कि कैसे ये तरीके अदम एतमाद को डिफीट करने वाले हैं या करेंगे। ये देख लें जरा। हम इस महाज के ऊपर पूरा एतमाद है। इस वक्त की जो कानूनी पोजीशन है वो भी बड़ी वाज़ेह है। स्पीकर साहब के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो वोट कबूल नहीं करेंगे उन लोगों की जिन्होंने कि अपनी पार्टी का मैंडेट के खिलाफ वो जाएंगे। वो आर्टिकल 63 उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। ठीक है, अब असद उमर साहब ने जो बात की है वो फिर भी थोड़ी एक जनरलाइज स्टेटमेंट है बुखारी साहब, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि स्पीकर साहब अलाउ ही नहीं करेंगे वोट कास्ट करना। अब मैं आपको बता देता हूं जाती तौर पे कि मेरी कानूनी दानिस्त में आइन का जो 63(1)(a) आर्टिकल है उसके मुताबिक फवाद चौधरी गलत कह रहे हैं। ये बड़ी गलत दलील है, नालायक दलील है कि वोट काउंट ही नहीं होगा। वोट काउंट होगा। अगर किसी ने डिस्क्वालीफाई होना है तो वो बाकायदा तौर पे उसका प्रोसीजर दिया गया कि पार्टी का पॉलिटिकल हेड एक डिक्लेरेशन लिखेगा कि ये बंदा डिफेक्ट कर गया। उस डिक्लेरेशन की कॉपी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देगा, मेंबर को देगा। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यह है कि वो डिक्लेरेशन इशू करने से पहले वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग देगा शो कॉज की उस मेंबर को कि तुम डिफेक्ट कर रहे हो। उसके बाद जब स्पीकर को वो डिक्लेरेशन मिलेगा पार्टी हेड का तो 2 दिन में उसने इलेक्शन कमीशन को रेफर करना है। इलेक्शन कमीशन को वो 2 दिन में स्पीकर रेफर नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो रेफर हो जाएगा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगा, वो उसके ऊपर 30 दिन के अंदर फैसला देंगे और जब वो फैसला दे देंगे ये डिफेक्ट किया, दैट मेंबर विल सीज टू बी अ मेंबर। और उसके खिलाफ किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी 30 दिन में और सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर उसका फैसला सुनाएगी। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। Whatever Fawad Chaudhary is saying is wrong, constitutionally, legally flawed कह रहे हैं, लेकिन करना इन्होंने यही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। उस दिन स्पीकर उनका जो बैठा हुआ है असद कैसर साहब, उन्होंने कहना जी he has defected, I cannot count his vote। बाद में ऑपोजिशन जाके चैलेंज करती रहे सुप्रीम कोर्ट में। It will take months। ये वाली तरीके अदम एतमाद इस पॉइंट पे चाहे गलत कानूनी नुक्ता है उन्होंने डिफीट कर देनी है। मुझे ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है बुखारी साहब? वो जितनी गुफ्तगू आपने की है इसके बारे में मैं एक ही बात कह सकता हूँ सॉरी बैरिस्टर साहब कि मुस्तनद है आपका फरमाया हुआ, आपकी ये इंटरप्रिटेशन 100% ठीक है, एक जेर जबर का इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर पीटीआई के वज़रा, उनके लीगल एक्सपर्ट, उनके स्पोक्स पर्सन वो इंटरप्रिटेशन दें जो आपको अभी फवाद चौधरी साहब ने दी है, तो सिवाय इनकी अकल का मातम करने के और कोई चारा है? आप जिससे मर्जी पूछ लें। अभी सितार राजा साहब बैठ के यहाँ कह रहे थे और 3 और बहुत सीनियर लॉयर्स, उनकी इंटरप्रिटेशन वही है जो एग्जैक्टली आपने बताई है। अब आप मुझे बताएं अगर इसकी मौजूदगी में ये कहा जाए या स्पीकर ये करे तो इज दैट जस्टिफाइड? क्या हम ये कहेंगे कि बहुत ठीक हो गया, सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंक देगी इसको 1 हफ्ते के अंदर? There is a room for going to the Supreme Court for this illegal action of the speaker। और 1 हफ्ते के बाद मौसूफ के खिलाफ भी आएगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस।
अगले तो प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीच करने की बात कर रहे हैं। मसला यह है कि लीगल बैटल को लीगल तरीके से लड़ें, सियासी बैटल को सियासी तरीके से लड़ें। ये ही इस वक्त तकाजा है हालात का। हालात खराब होने न मेरे हक में है न आपके हक में है, चाहे उसकी जिम्मेदार हुकूमत है चाहे उसकी जिम्मेदार अपोजिशन है। किसी को हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करें। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि बैरिस्टर एतजाज एहसन सीनियर कानूनदान जो हैं उनको भी हम इसके ऊपर लें 63 उन्होंने भी यही कहा है। तो एतजाज साहब को फोन पे ट्राई करें। लेकिन आपने मैं और आप इत्तेफाक कर रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, लेकिन 100% एक आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। हाँ, उन्होंने जो अपना माइंड मेकअप कर लिया उसके मुताबिक उन्होंने 63(1)(a) की जो इंटरप्रिटेशन बनाई है उसके तहत उन्होंने उस दिन कह देना है कि जो आ गया ये हमारी पार्टी का, ये तो डिफेक्टेड है, हम इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, वोट काउंट नहीं होगा। ये बात की बात है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती पड़े कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी या गलत थी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के आते हैं तो शेख रशीद साहब ने भी एक बयान दिया है। ये कह रही थी ऑपोजिशन काफी देर से कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, लेकिन शेख रशीद साहब का एक बयान इंपॉर्टेंट आया है, वो आपको सुनाते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आवाज़। मुझे ज्वाइन किया सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज एहसन ने। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको सुन रहा था एक और टेलीविजन चैनल पे, आपने कहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर पीटीआई का कोई एमएनए डिफ्लेक्ट करके वोट कास्ट करने के लिए जाता है तो वोट तो काउंट हो जाएगा, लेकिन बाद में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेंगी जिसका एक प्रोसीजर 63(1) में लिखा हुआ है और फिर इवेंचुअली वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि उसको वोट ही कास्ट नहीं करने दिया जाएगा और उसको स्पीकर रूलिंग दे देगा कि वोट कास्ट नहीं कर सकता, डिफ्लेक्ट कर नहीं सकता। तो हुकूमत जो लग रहा है कि करेगी यही, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मेरी नजर में भी दुरुस्त नहीं है अगर हुकूमत यही करेगी। लेकिन अगर हुकूमत ये कर देती है तो उसके बाद क्या होगा? तरीके अदम एतमाद वक्ती तौर पे तो डिफीट हो जाएगी ना पार्लियामेंट में। फिर क्या ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट जाएगी? आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट कितना वक्त लेगी अपने तजर्बे में? फिर क्या दोबारा तरीके अदम एतमाद आएगी उसके बाद? आप क्या देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल ये ऐसा कर सकते हैं। वोट डालने पे के इरादे पे आप किसी को वो पोलिंग स्टेशन के बाहर गिरफ्तार नहीं कर सकते कि आप अंदर नहीं जा सकते, ना उसको मना कर सकते हैं कि आप नहीं जा सकते। सिर्फ इरादा अगर हो, इरादा जब तक जुर्म ना हो, खिलाफ वर्जी कानून की ना हो, किसी को आप रोक नहीं सकते। देयर इज अ फ्रीडम, ये तो बुनियादी फ्रीडम है मेरी कि मैं जो as long as I don't do anything against law, I do. Not that I intend to do. So I can't be prevented. Every तो Article 4 में है कि freedom to do anything that is in accordance with law. अब वो एक्ट ही ना हो उससे पहले आप नियत इंसान की किस तरह जान सकते हैं? Even the devil knows not the intention of what is in the mind of a person. तो ये तो मुहावरा है और लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा बना हुआ है। तो ये फवाद चौधरी साहब को किस तरह पता लग जाएगा कि फलां 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 ये हमें वोट नहीं देना चाह रहे? इस तरह तो जब भी वोट हो ऐसा वोट, वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो फर्ज कीजिए आधी पार्टी को बाहर निकाल देता है, वो इसका तो नहीं हो सकता। ये नहीं मजाक, ये नहीं करेगा। अगर स्पीकर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिमूव नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी ऑर्डर कर देगा और स्पीकर के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर देगा फॉर प्रिवेंटिंग पीपल क्वालिफाइड वोटर्स टू वोट। क्योंकि ये जो है मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, ये अंडर क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 63A उस वक्त तक पूरा मुकम्मल एमएनए है जब तक के इलेक्शन कमीशन और बहुत से मराहिल से गुजर के, पहला मरला है कि शो कॉज नोटिस दे उसको एतजाज साहब प्राइम मिनिस्टर,
मैं तो प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ द पार्टी, ये जो कुछ भी आपने फरमाया कि वो इलेक्शन कमीशन सारा एग्जामिन करे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको सुने और फिर इलेक्शन कमीशन अगर समझे कि जो डिक्लेरेशन लीडर ऑफ द पार्टी ने दी हुई थी वो दुरुस्त है, तब फ्रॉम दैट डे एंड टाइम ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। उस वक्त तक वो मुकम्मल एमएनए होगा। वो ठीक हो गया। अब एतजाज साहब मेरा सवाल सुन लें जरा प्लीज। मेरा सवाल, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं कानूनी तौर पे अपनी कानूनी राय में 100% आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन फवाद चौधरी कुछ और कह रहे हैं, असद उमर कुछ और कह रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है और उनकी इंटरप्रिटेशन मेरी नज़र में भी गलत है। लेकिन अगर उस दिन इस धौंस के साथ वो कर लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी ये बंदा जो यहाँ पे पीटीआई का मौजूद है इसका वोट काउंट नहीं होगा, तो फिर इवेंचुअली तो तरीक़े-ए-तमाद उस दिन डी फैक्टो डिफीट तो हो जाएगी ना जी। उसके बाद फिर बात की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करती है, दुरुस्त भी कर देती है मामलात को, लेकिन वक्ती तौर पे ये तरीक़े-ए-तमाद को डिफीट कर देंगे इस गलत इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही सही। एहतशाम साहब बात ये है जी कि ये सिर्फ डिफीट नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट फिर सिर्फ डिसीट नहीं करेगी प्राइम मिनिस्टर को। सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को और स्पीकर को के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करेगी और प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करेगी कि ये किस तरह आपने धांधली करके और आप बन गए हैं, फिर नहीं वो किस कानून के तहत प्रोसिक्यूट करेगी सुप्रीम बने रहे हैं, किस कानून के तहत, योरसेल्फ किस by कानून, criminal activity you have imposed yourself on the people on the governance of Pakistan, yourself as the prime minister or yourself as the speaker। पता नहीं आज इनके लिए बहुत भयानक मैं बड़े एहतराम के साथ एतजाज साहब को तो मैं बहुत रिवर करता हूँ अपना वकालत में, आप तो हमसे बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं, लेकिन मुझे जसारत करनी पड़ी यहाँ पे इख्तलाफ करने की कि ये मैं बात मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी डिक्लेयर कर सकती है अगर ये इस तरह से करते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन कैसे करेगी प्राइम मिनिस्टर की या स्पीकर की, अंडर व्हाट लॉ करेगी? आज तक इससे पहले कभी हुई? कभी भी नहीं हुई आज तक। इससे पहले ये भी नहीं हुआ, कभी ना हो सकता है जो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। सही, ये स्पेकुलेटिव है, ये हो ही नहीं सकता। मैं मानने को मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा सर, स्पीकर हुकूमत कह रही है कि हम ये करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ये करेगा, और अगर वो मेरी स्पेकुलेशन नहीं है जाती सर, ये फवाद चौधरी और असद उमर कह रहे हैं कि ये होगा, स्पीकर ऐसे करेंगे, वो ये कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो वो यकीनन अपने प्राइम मिनिस्टर को किसी गहरे खड्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गहरे खड्ड की तरफ लेके जा रहे हैं, खाई की तरफ, और उसको उसके अंदर फेंकना चाहते हैं ये। ठीक हो गया। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सलीम बुखारी साहब, कमेंट सर। देखिए, गुजारिश है कि जो एतजाज हसन साहब ने कहा मैं उनको अथॉरिटी मानता हूँ कानून के ऊपर भी और पार्लियामेंट्री अफेयर जो है उसके हवाले से भी, क्योंकि वो ही हैज़ बिन ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली फॉर लॉन्ग टाइम, प्रोविंशियल असेंबली के भी मेंबर रहे हैं, तो उन्होंने जो कुछ कहा है मैं बिल्कुल उसको एंडोर्स करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन जो बात आप पूछना चाह रहे हैं वो गालिबन ये है कि अगर हुकूमत ऐसा करती है तो फिर क्या होगा। मेरा नहीं ख्याल कि 160, 50, 140, 100 बंदा अगर अंदर बैठा होगा पार्लियामेंट के, तो बाहर से आने वाले किसी बंदे को स्पीकर जो है एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली को उठा के सार्जेंट आर्म से बाहर फेंकवा देगा। ये ना कभी पहले हुआ है, ना ये हो सकता है और ना ही ये होना चाहिए। दैट विल बी ए वेरी बैड सिचुएशन। ज़रा आप तसव्वुर करें कि हाउस के अंदर भी लोग हों, बाहर भी लोग खड़े हों, MNAs आ रहे हों और आपको सर्जेंट आर्म जो है उसको बाहर फेंक रहा हो उठा के। ये नहीं होता, मेरा नहीं। ठीक हो गया जी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर एतजाज हसन का शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस।
वेलकम बैक टू आवाज़। आप सुन रहे थे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को, जिन्होंने कंक्लूड करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को हाथ मारकर पोडियम पे कोई 3-4 दफ़ा कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। और उसके अलावा वो जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे कि अगर आप कहते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं पार्लियामेंटेरियंस को जो इनकी तरफ से हैं, लेकिन इनके पास 172 का नंबर पूरा नहीं है, ये नहीं ला सकते। ये शेख रशीद कह रहे थे। इससे पहले भी शेख रशीद ने कुछ एम्पायर के हवाले से बात की और ऑपोजिशन, आपको पता है कि ख़बरें आ रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल खामोश है, तो न्यूट्रल है, एम्पायर न्यूट्रल है। लेकिन शेख रशीद ने क्या कहा है तो इंशाअल्लाह ताला इनका अप्रैल फूल मनाएंगे 30 को, 31 को, और ये एमएनए इनके साथ अप्रैल फूल मनाएंगे। ये तीनों पार्टियां अंजुमने मफाद बामी में इकट्ठी हुई हैं और अब कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है। शुक्र अल्लाह का कि आप खुद कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है। जब आपने हारना है फिर इस बयान पर कायम रहना कि एम्पायर न्यूट्रल था, कोई थर्ड एम्पायर का नया खाता ना खोल देना। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में हमने आपको दिखाया था कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो जलसे में तकरीर की थी और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की थी, और मैंने कल भी कहा था कि अवामी तकरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाए तो शायद अवाम में तो वो तकरीर बिक सकती है और वोट भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात है तो सियासी जोड़ तोड़ काम आएगा। आज की जितनी भी पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो इशारा यही कर रही हैं कि इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने, उनके करीबी लोगों ने पोलिटिकल जो जोड़ तोड़ थी उसके ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से मैं आज जो कह रहा हूँ, हो सकता है कल सिचुएशन बदल जाए, वो आपके सामने रिपोर्ट करेंगे। लेकिन ये सारी सूरत हाल में जो जुबान इस्तेमाल हुई है वो काबिल मुज़म्मत है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो अपनी जगह पे कहा। आज मौलाना फजलुर रहमान ने उसका जवाब किस तरह से दिया? अदम एतमाद कामयाब होगी इंशाअल्लाह, और धमकियां मत दो कि अगर नाकाम हो गए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमने कोई चूड़े नहीं पहने हुई, हम भी फिर आपके साथ वो जंग लड़ेंगे कि अब तुम्हारी नस्ल तो है ही नहीं कि वो याद रखे। मजीद इमरान खान के किरदार पे बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, ये भी सुने। और इस किस्म की गुफ्तगू एक गली कूचे का लुच्चा लफंगा कर सकता है जो आजकल वो जलसों में कर रहा है हमारे खिलाफ। हमने तो आज तक तुम्हारी जात को छेड़ा नहीं है, वरना तुम्हारी जात और जाती किरदार की लॉस एंजल्स लेकर दी चौथ तक की बदबूदार और ताफुन किरदार का हमें पता नहीं है क्या? हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हमें हया आती है कि तुम्हारे किरदार पर बात करें। फिर आजकल पाकिस्तान की सियासत में धमकी आमेज बयानात भी बहुत ज़्यादा ही चल रहे हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था आसिफ अली जरदारी मेरी बंदूक की नशिस्त, उन्होंने कह दिया था, मतलब था कि नोक पर है। तो बिलावल ने उसका जवाब कैसे दिया है, ये सुनो। इन रगों में सदर जरदारी का खून है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून है, शहीद मीर मुर्तज़ा और शहीद शाहनवाज भुट्टो का खून है, कायद अवाम का खून है। जो मैं आपके साथ करूँगा तो भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूल। और फिर मजीद खातून अव्वल के हवाले से बात करते हुए जो ज़ुबान बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तेमाल की और इमरान खान साहब की वालदा का भी जिक्र किया, काबिल अफसोस है। क्या का सुनना? तेरे माँ के नाम का हॉस्पिटल पे डाका मार, बीमार मरीजों के पैसा छीन के तेरा किचन चलाया, तेरा जमात चलाया। शर्म करो। जो कहानियां खातूने अव्वल के करप्शन के बारे में सुनाई देते हैं उस पे आप क्या कहते हो? हमें तो बताया जाता है कि पंजाब का कोई पोस्टिंग नहीं हो सकता जब तक आप खातूने अव्वल को पैसा नहीं पकड़वाते हो। अब जब इधर से जवाब आया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दोबारा आपको पता है जवाब तो आता ही है। फिर शहबाज गिल साहब ने क्या कहा मीडिया टॉक करते हुए, ये भी सुन। आज सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी ने कहा है कि खातूने अव्वल जो हैं उनको पैसे दिए बगैर पंजाब में कोई तकर्री नहीं होती। आपकी फूफी जो हैं वो तो जेल काट चुकी हैं, जेल से हो आई हैं, उनके कारनामे भी सबको पता है, वो कैसे थदियां लेके पैसे लेती हैं। उनके ऊपर लोगों ने इस चीज के ऊपर गवाहियां भी दी हैं, बातें भी की हैं। और बिलावल साहब की वालदा के हवाले से भी क्या कहा उन्होंने, ये भी सुना। आसिफा भुट्टो है, एक औरत है, हमारे लिए औरत के तौर पर मोहतरम है, सियासत करेंगी। आपकी वालदा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो करप्ट थी, उन्होंने करप्शन की थी। तो ये घरों तक पहुंचना और ख़वातीन को टारगेट करना, और वैसे मैंने देखा पीटीआई वाले कहते हैं कि जी जो खातून सियासत में नहीं है उसको तो आप बिल्कुल टारगेट ना करें। ठीक है, दुरुस्त बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सियासत में है भी, सियासत में होना कोई गुनाह नहीं है। इफ़ समबडी इज़ इन पॉलिटिक्स, चाहे वो मर्द है औरत है,
तो उसकी भी इज्जत है, और उसके हवाले से भी कोई भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट देना जो है वो उतना ही गलत है जितना कि किसी गैर सियासी शख्स के हवाले से कोई ऐसा स्टेटमेंट देना। तो ये वाली तफरीक कुछ मेरी समझ में आती नहीं है। और जो खातून अव्वल के हवाले से बातें की गई आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, वो भी गलत थी, और जिस तरह से गिल साहब ने ज़ुबान इस्तेमाल की वो भी गलत थी। इस ज़ुबान को अवॉइड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।